हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के ऊपर कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ क्या होती हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं और उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइक सेक्टर से रिलेटेड बिज़नेस है, नॉन फाइनेंशियल बिज़नेस है, कोई सर्विसेज, कोई ट्रेडिंग, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन पे भी फोकस करें जो कि एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट्स, तो जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी बिजनेस का एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिर बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है, जबकि प्रॉफिट जो है वो अगर आप इनकम स्टेटमेंट को माइंड में ले आएँ तो प्रॉफिट जो है वो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं। अगर मैंने एक इनकम स्टेटमेंट आपके सामने अभी मैंने ओपन की है, ये एक अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान की एक ऑयल रिफाइनरी है, तो इसकी ये इनकम स्टेटमेंट है। इसकी इनकम स्टेटमेंट में अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे उन्होंने इस कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो यहाँ पर ये इस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। ये 2018 का प्रॉफिट है। ये जो रिपोर्ट है मेरे पास वो 2018 और 2019 की रिपोर्ट है। तो ये इस कंपनी ने 2019 में इतना प्रॉफिट अर्न किया और 2018 में इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया था। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट देख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं बेसिकली वो ऐसी ग्रुप ऑफ रेशियोज़ पे बेस करती हैं जो हेल्प करती हैं एनालाइज या एवेलुएट करने में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के यहाँ पे क्या लाइक मीनिंग्स हैं? देखें, किसी भी बिज़नेस में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले चीज़ उस बिज़नेस में, अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में ले जाऊँ, सबसे पहले एसेट्स होते हैं कि एसेट्स होंगे तो ही बिज़नेस एक इस्टेब्लिश होता है ना, एक फॉर्म होता है। जो बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है। अगर एक मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस की बात करूँ तो उनके पास मशीनरी होगी, एक फैक्ट्री होगी और उनके पास जो है अपना डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होंगे, वो मिला के मशीनरी में वो उसको प्रोसेस करके फिर वो प्रोडक्शन होगी, बिल्डिंग यूटिलाइज होगी, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तब वो उसमें क्या करेंगे, उसमें सेल्स करेंगे। अब एसेट्स जो है वो किसी भी बिज़नेस का सबसे जो अहम रिसोर्स होता है वो क्या होता है? एसेट्स होते हैं, क्योंकि एसेट्स होंगे तभी एक कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। अब बात ये होती है कि एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। इन एसेट्स को बनाने के लिए या बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम ओनर्स इन्वेस्टमेंट, इक्विटी या कैपिटल भी कहते हैं। कि एक ओनर है किसी भी बिज़नेस का, डेफिनेटली वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट से वो एसेट्स बाय करता है, फिर उन एसेट्स को वो यूटिलाइज करते हुए सेल्स जनरेट करता है। तो अब सेल्स क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस है, उन्होंने वो सेल्स, डेफिनेटली कोई चीज़ अगर वो मैन्युफैक्चर करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये इकोनॉमी ऑयल रिफाइनरी की बात करूँ, जब वो ऑयल को रिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने उसको सेल करना है, तो वहाँ से वो अपनी सेल्स जनरेट करेंगे। इस तरह कोई टेक्सटाइल मिल है तो वो अगर यॉन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो कॉटन से यॉन बनाएंगे, वो यॉन सेल करेंगे किनको? आगे जो वीविंग फैक्ट्रीज होती हैं जो कि कपड़ा प्रोड्यूस करती हैं, जो क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट्स होते हैं, उनको बिजनेस इसमें टर्म में उनको वीविंग जो है वो फैक्ट्रीज या मिल्स का नाम दिया जाता है, उन्हें वीविंग कहते हैं। जो ऐसी मिल्स जो कपड़े को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं किसी भी बिजनेस में इम्पोर्टेंट होती हैं। अब एसेट्स, अगर किसी भी कंपनी ने एसेट्स अपने बाय किए हैं या इस्टेब्लिश किए हैं तो क्यों किए हैं? डेफिनेट उसका वही इन एसेट्स को इस्टेब्लिश करने का भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। अगर कोई ओनर अपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? डेफिनेटली वो उस पर कुछ अर्निंग करना चाहता है, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। अगर उसको उस पर रिटर्न ना मिले, कोई अर्निंग या प्रॉफिट्स नहीं मिले,
तो देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इवन अ सिंगल रुपी इन एनी बिजनेस। तो सिमिलरली जस्ट लाइक एसेट्स, जब भी कोई भी ऑनर किसी भी बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो इस इंटेंशन के साथ करता है कि वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स अर्न करेगा। इसी तरह से जब कोई भी कंपनी सेल्स प्रोड्यूस करती है तो वो भी इसी टेंशन से करते हैं कि इन सेल्स से उन्हें प्रॉफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो बिजनेस कोई भी हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स अर्न करना होता है और प्रॉफिटेबल रेशियोज हेल्प करती हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेलुएट करने में थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। फिर जो है यहाँ से देखें, ये 2001 में 2018 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5.656 बिलियन रहा, क्योंकि ये इसकी अगर मैं अमाउंट पे जाऊँ तो ये इन रुपीज़ होगी, इन थाउजेंड्स है। तो ये इस अटक रिफाइनरी का जो प्रॉफिट है 2018 का वो 5.656 बिलियन रुपीज़ है, जो कि रिड्यूस हो गया 2019 में। और कितना है अब 2019 में इन्होंने अर्न किया लास्ट ईयर 3.961 ऑलमोस्ट बिलियन रुपीज़। अब अगर मैं सिर्फ इन 2 फिगर्स को देखूं तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस कर गए हैं। बट जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कंपैरेटिव टू सेल्स या कंपैरेटिव टू एसेट्स या कंपैरेटिव टू इक्विटी, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या इस कंपनी का जो ये प्रॉफिट है ये सेल्स को या इस फर्म ने अपने एसेट्स को कैसा यूटिलाइज किया जिससे उसकी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस हद तक या किस परसेंटेज में जो है वो उन्होंने अपने उस एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट किया। क्या 2019 में अटक ऑयल रिफाइनरी ने अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया या नहीं किया? क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होने की सेवरल रीजंस है, वो मैं भी आपको आगे डिस्कस करता हूँ। तो जो भी कोई भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है वो अट्रैक्ट करता है मोर कैपिटल। अब यहाँ पे मोर कैपिटल कैसे अट्रैक्ट करता है? देखें, एक कंपनी है, लेट्स से वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आप एक बैंक के किसी भी बैंक में या किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में या किसी भी कंपनी के आप जो है उनके CFO, फाइनेंशियल ऑफिसर हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या उनके फाइनेंशियल मैनेजर हो। अब कंपनीज जो हैं वो अपना कोर ऑपरेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करती हैं ताकि कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर सकें, क्योंकि कंपनीज कभी भी आइडल कैश जो उनके पास नहीं रखती। जो उनके पास आइडल कैश होता है वो उनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में या शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना। तो स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी की शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से उसके शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है। शेयर की डिमांड क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हर इन्वेस्टर को पता होता है कि इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न देगी, जिसकी वजह से ये जो मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कोई भी, वो ज़्यादा जो है कैपिटल अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से ओनर्स जो होते हैं किसी भी फर्म के, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर और मैनेजमेंट पे मोर अटेंशन टू इनहैंसिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि ओनर्स के मैंने आपको यहाँ भी बताया कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तभी ओनर्स का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है? प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना, कि वो उनका सारा फोकस ये होता है कि जितना प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा उनकी वेल्थ उतनी इंक्रीज़ होगी। इन्वेस्टर्स का जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो लोग कोई बंदा किसी भी कंपनी में अगर शेयर परचेज़ करना चाहता है, आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप डेफिनेटली 4, 5, 7, 8 कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं हैं। अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, वो भी जब टाइप्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो लोग आपको लोनिंग देते हैं, वो बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसी तरह से आपके सप्लायर हो सकते हैं जो आपको क्रेडिट पे सप्लाई दे रहे हों, तो वो भी देखते हैं कि क्या ये फर्म
जिसको वो क्रेडिट पे कोई लोन दे रहे हैं या कोई क्रेडिट पे कोई सप्लाईज स्टॉक जो है वो उन्हें सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो वो देखते हैं कि क्या ये फर्म इतनी प्रॉफिटेबल है जो मुझे मेरे इस पैसे को या मेरी इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हुए इस पे अर्निंग जनरेट करे और मुझे मेरा जो मेरी जो अमाउंट है उनके वो मुझे पे बैक करे जो आपको क्रेडिट पे दे रहे हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट जो है वो भी ज़्यादा फोकस करती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट हम एम्प्लॉयज़ किसी भी एक बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ को हायर क्यों किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है कि बिज़नेस वो अपने जो ऑनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट करके दें। और डेफिनेटली जब ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो मैनेजमेंट को कंपनसेशन भी ज़्यादा मिलती है, उन्हें ज़्यादा बोनसेस मिलते हैं, ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं और उनको करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की टाइप्स जो हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, फिर अगेन वो वेरी करती हैं सेक्टर टू सेक्टर। इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ डिफरेंट होती हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की डिफरेंट होती हैं, फिर अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी डिफरेंट होती हैं, बैंक्स की थोड़ी डिफरेंट होती हैं एंड सो ऑन। बट कुछ रेशियोज़ हैं, अगर मैं बात करूं तो ये 6 टाइप ऑफ रेशियोज़ हैं जो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं जो यूज़ होती हैं। इसमें जो है सबसे पहले रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, फिर होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। अब सब बात करते हैं सबसे पहले रेशियोज़ के ऊपर कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये कौन सी रेशियो है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है। इनकम स्टेटमेंट से पहले मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की डेफिनेशन आपको इसका फार्मूला दिखाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल डॉलर रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज़ पेड फॉर इट्स गुड्स। अब मैं अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊँ, अपने आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो आप इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बात होती है। ये जो है बेसिकली ये नेट सेल्स ये क्या है, इस फर्म की, इस कंपनी की 2019 की ये टोटल सेल्स हैं। अब कोई भी फर्म जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती है तो डेफिनेटली उसको प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट अकर होती है। लेट्स सपोज एक फर्म है, इन्होंने जैसे ये एक ऑयल रिफाइनरी का फर्म है, इन्होंने 1 लीटर जो लेट्स सपोज ऑयल है वो इन्होंने फ्यूल जैसे है 1 लीटर, इन्होंने वो 10 रुपीज़ का जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया वो, और उन्होंने सेल किया 12 रुपये का। तो 12 रुपये का इन्होंने सेल किया और उसको जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है कि उनको उन्होंने रिफाइन किया, डेफिनेटली एक फैक्ट्री में यूनिट होगा, वहाँ पे लेबर ने काम भी किया होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हुई होगी, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं या इसको आप सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, तो उसको उस प्रोडक्ट को जो है आपके मैन्युफैक्चर करने से लेके उसको सेल करने तक का जो एक्सपेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो सेल्स रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उसको अगर आप जब माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये जो फर्स्ट रेशियो है ये क्या है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखें, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप सेल्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आ जाती है। इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं। तो
ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो ये बताता है कि ये जो कंपनी है इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वो उसकी सेल्स का कितने परसेंटेज, या जब कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट सोल्ड है, इसको पे करने के बाद कंपनी के पास कितने जो हैं वो सेल्स डॉलर जो हैं वो रिमेनिंग रह गए। तो ये एक एग्जांपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी आपके सामने एक कंपनी की जब बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट हो तो आप कैसे उस कंपनी का कि आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें इसमें दो चीज़ें चाहिए, पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, फिर हमें सेल्स चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट जो हैं वो किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में आप जाएंगे, स्पेशली अगर वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है या नॉन सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि जो अपना सर्विसेज सेक्टर होते हैं वो कोई भी चीज़ अपना प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, उनकी थोड़ी सी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह से अब ये ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और इसकी ये सेल्स हैं। आप इसकी सेल्स को यहाँ से कॉपी करें, ये एक्सेल की शीट में मैंने ये अटक रिफाइनरी की जो है सेल्स हैं। और इसकी मुझे ग्रॉस, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है अटक रिफाइनरी का। आप उसकी इनकम स्टेटमेंट जो है ये मैंने डाउनलोड की हुई है 2019 की एनुअल रिपोर्ट, इसमें इनकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अवेलेबल है। तो आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी की जब इनकम स्टेटमेंट हो तो आप इस तरह से उस कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स और जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये इस कंपनी का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो ऑलमोस्ट 3.2031% जो है इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कंपनी है इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इसकी सेल्स का इतने परसेंट होता है। बाकी जो 100 में से जो 97% है वो उसकी कॉस्ट होती है। ऑलमोस्ट उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की या उस प्रोडक्ट को जो उन्होंने सेल किया उसकी जो कॉस्ट थी वो 97 थी ऑलमोस्ट। इट मीन्स कि अगर उन्होंने एक चीज़ 10 रुपये की बेची है तो उसकी 6.8 जो है वो कॉस्ट थी, 3.2 जो है उनका प्रॉफिट है उस पर। तो ये होता है जीपी मार्जिन। जिस फर्म का जीपी मार्जिन ज़्यादा होता है डेफिनेटली वो फर्म ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। ये समझा जाता है कि इस कंपनी का इसकी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है। तो इन्वेस्टर या ऑनर्स या कोई भी क्रिएटर वो ये इवेलुएट करते हैं कि क्या ये कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही। इस तरह से अगर मैं कंपैरिजन करूं, जब आप लेट्स सपोज मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑयल और गैस सेक्टर में, तो आप इवेलुएट करते हैं, पहले कंपैरिजन करते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इस तरह से अगर आप किसी भी बैंक के आप कोई भी क्रेडिट हेड हैं और आप किसी कंपनी को वो आपके पास उन्होंने आपको लोन की उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो आप उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं वो कैसे हैं। तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करूं तो ये थी अटक रिफाइनरी की 2019 की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसी तरह से मैंने एक और जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन एक कंपनी है, मैं इसकी भी कैलकुलेशन करके आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप दो कंपनीज को कंपैरिजन करके उनकी जीपी मार्जिन को कंपेयर करके आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पीएसओ के भी एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की हुई है। उनकी पीएसओ की इनकम स्टेटमेंट है 2019 की। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करेंगे उनकी वेबसाइट से तो वो हमेशा कंपैरेटिव वो अपना इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं।
करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन के साथ जो है वो उसको डिस्प्ले रिप्रेजेंट किया होता है, ताकि रीडर को आसानी हो करंट परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में। तो अब पीएसओ की हम जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से पीएसओ की सेल्स को कॉपी करें और ये पीएसओ का जीपी मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट है। ये फार्मूला मैं यहाँ का अगर कॉपी करूँगा तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ। 256 बिलियन की सेल्स हैं अटक की, जबकि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन की सेल है पीएसओ की। अगर मैं इनकी सेल से आइडिया लगाऊं तो पीएसओ की डेफिनेटली सेल्स जो हैं वो अटक रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आ जाऊं तो अटक रिफाइनरी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 8 बिलियन है। इसी तरह से जबकि पीएसओ का जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट 2019 का वो कितना है 36 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा, 4.5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, अटक रिफाइनरी से। अगर आप इन फिगर्स को देखें तो डेफिनेटली आई वुड से कोई भी बंदा ये कह सकता है कि जो पीएसओ है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपैरेटिवली अटक रिफाइनरी के। बट सिचुएशन ऐसी नहीं होती। ये तो है ना लाइक रियल फिगर्स की बात हो रही है, आप उनकी करेंसी या नंबर्स में देख रहे हैं। जब हम उनकी मार्जिन्स कैलकुलेट किया मैंने, जैसे ही इसको हम जीपी मार्जिन में यहाँ लिख देता हूँ, देखें जैसे ही मैंने मार्जिन कैलकुलेट किया तो आप देखें कि जो अटक रिफाइनरी है उसका मार्जिन पीएसओ के मार्जिन से ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है अगर किसी कंपनी की सेल्स ज़्यादा हो, इसकी सेल्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस कंपनी का साइज़ बड़ा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, डेफिनेटली इसका जीपी भी बड़ा होगा। बट व्हाट अबाउट द मार्जिन्स, व्हाट अबाउट द कॉस्ट कंट्रोलिंग, क्या ये अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब यहाँ पे आप देखें इस कंपनी की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 70% है बड़ी। अगर मैं लाइक 6.8 जो है वो 10 में से, अगर मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी मैंने, अगर वो एक चीज़ 10 रुपये की बनाते हैं तो उसमें से उनका जो कॉस्ट है वो 6.8 है और उनके पास जो रिमेनिंग कितना रह गया जी, अगर मैं इस 100 में से माइनस कर दूं तो अटक रिफाइनरी जो है उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो कोई भी सेल करती है तो उस सेल का जो 96.8 है वो उसकी कॉस्ट होती है और 3.2 उसका जीपी मार्जिन होगा। इसी तरह से जब मैं पीएसओ की बात करूं तो पीएसओ की जो कॉस्ट है वो 96.88 है, जो कि अटक रिफाइनरी से ज़्यादा है। तो अब इस वक्त कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉस्ट कंट्रोलिंग जो है वो अटक रिफाइनरी कॉस्ट कंट्रोल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है कंपैरेटिवली पीएसओ के। ऑल्दो पीएसओ का वॉल्यूम ज़्यादा है सेल्स में, पीएसओ का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, बट जब मैं उसको रेशियोज़ की या मार्जिन की बात करता हूँ तो अटक रिफाइनरी अपने सेल्स का 3.2% प्रॉफिट अर्न कर रही है ग्रॉस प्रॉफिट, जबकि पीएसओ सिर्फ 3.12% जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने सेल्स के ऊपर। तो इसी तरह से आप एज ए क्रेडिट मैनेजर, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, आप ये दो कंपनीज की परफॉर्मेंस को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं और आप सेम कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये 2019 की फिगर है, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, ये 2019 की फिगर है और मैं यहाँ पे 2018 की फिगर को ले आऊँ और मैं यहाँ पे अटक रिफाइनरी की 2018 की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2018 में अटक रिफाइनरी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो ऑलमोस्ट 4.5% था, जो कि रिड्यूस होके 3.2% हो गया। इट मीन्स कि कंपनी की जो अपना जो प्रोपोर्शनेट है बिटवीन जीपी और सेल्स वो इंक्रीज हुआ है। सेल तो इंक्रीज हुई है देखें, लेकिन जो उनका जीपी है यहाँ पे देखें वो रिड्यूस हो गया।
एक्चुअली में जब सेल इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली कंपनी की जीपी भी इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। बट इस सिनेरियो में क्या हुआ कि सेल तो इंक्रीज हुई है लेकिन उनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से उनका मार्जिन भी रिड्यूस कर गया। तो फिर ये क्यों कम हुआ, इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। वो रीजंस जो है वो कहाँ पे गिवन होती हैं। अगर आप कंपनी की ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने ये उनकी इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे उन्होंने नोट्स दिया हुआ है, नोट्स 24। तो अगर मैं क्विकली जो है नीचे अगर आज उन 24 नोट्स पे, तो यहाँ पर उन्होंने देखें ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड की उन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है, जहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो जीपी मार्जिन है वो रिड्यूस कर गया है। तो ये होती है, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की कि किस तरह से आप किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो थी आपके पास नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की। अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स में ऐसा जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट नहीं होती क्योंकि बैंक में सेल्स नहीं होती और कोई भी ऐसी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती। बैंक सिर्फ अपना जो है वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि बैंक का काम होता है डिपॉजिट रिसीव करना और वो आगे लैंड कर देना उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। जिनसे वो डिपॉजिट लेते हैं उनको वो इंटरेस्ट पे कर देते हैं, जिसे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जिनको वो डिपॉजिट आगे लैंड करते हैं, लोनिंग देते हैं, उनसे वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं जो उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है। तो इनका कंपैरिजन जो है तो वो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो बैंक की डिफरेंट रेशियोज़ हैं, हम यहाँ पे भी उस पर नहीं जाएंगे। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है मोस्टली वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, स्पेशली नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, उनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो कैलकुलेट होती है। फाइनेंशियल सेक्टर की मोस्ट ऑफ द मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कैलकुलेट नहीं होती। इसी तरह से जो नेक्स्ट रेशियो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर मैं किसी भी इस कंपनी की, मैं दोबारा अटक रिफाइनरी की इनकम स्टेटमेंट पे आया हूँ, यहाँ पे देखें कि सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें जब आप अपने कोई अदर इनकम ऐड कर दें, कोई आपकी और कोई छोटे मोटे जैसे इम्पेयरमेंट लॉसेज ऑन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो आप उसको ऐड या लेस करेंगे, लॉसेज हैं तो लेस हो जाएंगे। और इसमें जब आप माइनस करेंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अदर इनकम को ऐड करते हैं, तो आपको पैसे की आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो आपने अर्न किया होता है फ्रॉम द ऑपरेशंस। तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस हो गई, कॉस्ट के बाद सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तो टोटल जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। अगर कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनीज डेफिनेटली वो फाइनेंसिंग लेती हैं, लोनिंग लेती हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उन पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस कि आपने ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न किया, बट इसमें से अभी आपने, अगर आपने कोई किसी भी कंपनी से आपने लोन लिया होगा या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपको वो रिटर्न आएगा, और अगर आपने लोनिंग की हुई है तो आपको जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट आप माइनस करने के बाद फिर आप टैक्सेस भी आपने देने होते हैं, वो करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट होता है जो आपने अपने प्योर कोर ऑपरेशन से अर्न किया होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो ये बताता है कि एक कंपनी अपने सेल्स का कितने % जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है। और डेफिनेटली कि एक कंपनी ने सेल्स की 10 की, उसमें से उसकी कॉस्ट थी 7 रुपये लेट्स सपोज, और उसमें से उसके एक्सपेंसिव थे लेट्स सपोज 2 रुपये, तो इट मीन्स कि वो कंपनी 10 में से 90% तो वो कॉस्ट और एक्सपेंस की सूरत में वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 1% रुपीज़ जो है या 1% जिसको 10% कहेंगे वो रिमेनिंग रह जाता है उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो
इसका फार्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये इसका फार्मूला होता है। जीपी मार्जिन की तरह ही, जीपी मार्जिन में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, नीचे सेल्स होता है, इसमें ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नीचे सेल्स होता है। इसी तरह से काफ़ी कंपनीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा होता है, तो ये भी सेम चीज़ है, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड भी करता जाऊँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस और एंड व्हाटएवर, एक ही बात होगी। ठीक हो गया। इसको अब कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सेम जो है वही हमारे पास दो कंपनीज हैं। सबसे पहले हम अटक रिफाइनरी की जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसका मैंने फार्मूला आपको बताया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हैं, हमने ली हुई हैं। सिर्फ हम इस अटक रिफाइनरी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर यहाँ से हम कॉपी करते हैं 2019 की, ये उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अटक रिफाइनरी का, इसको आप पेस्ट करें। इसी तरह से 28 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप कल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें और अगेन फिर पीएसओ का भी आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो है इनका आप सिर्फ 2019 का, इसको जब हम कंपेयर करेंगे अटक रिफाइनरी के साथ उसके लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। इससे मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं और इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये हमारे पास ओपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जी, सबसे पहले हम अटक रिफाइनरी का 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं जो कि 2.22% है और जबकि उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 3.2%। इट मीन्स अगर हम इनका डिफरेंस लें तो ऑलमोस्ट 1% जो है वो इनकी जो रिड्यूस हुआ ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर हम पीएसओ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 2.27% है और इनका जीपी क्या था 3.12%। अब देखें यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मजे की बात आई है, यहाँ पे देखें तो पीएसओ की सेल्स ज़्यादा थी अटक से, जीपी ज़्यादा था अटक से, जबकि जीपी मार्जिन कम था अटक से। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि इनकी जो इनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनका जीपी जो है वो कम, मार्जिन कम आया है इनका। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अटक का वो है 5 बिलियन, जबकि जो अपना पीएसओ का है वो है 26 बिलियन। बिलियन में इसमें से कह रहा हूँ कि ये थाउजेंड्स में इसके आगे 3 जीरोज़ हैं, इस वजह से मैं इनको बिलियन कह रहा हूँ। तो वो कितना है 26 बिलियन है। अच्छा, अगेन ज़्यादा, लेकिन पीएसओ का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अटक के जीपी मार्जिन से ज़्यादा है, जबकि इनका अटक के ऑपरेटिंग मार्जिन से पीएसओ का ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है, जबकि इसका जीपी मार्जिन कम था अटक से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीएसओ है वो कॉस्ट कंट्रोल करने में तो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना अटक पेट्रोलियम है, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो पीएसओ ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है कंपेरेटिव टू अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम के जो लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं किससे? पीएसओ से, जिसकी वजह से अटक पेट्रोलियम का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है किससे? पीएसओ से, जबकि पीएसओ का जीपी मार्जिन कम है अटक से। तो इस तरह से आप जो है कंपनीज की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनको दो कंपनीज का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं अटक की 2018 और 19 की बात करूं तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगेन वो रिड्यूस किया है, क्योंकि 19 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 में 3.27% था, जो कि रिड्यूस कर गया 2.2%। अच्छा,
और क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रिड्यूस कर गया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जैसे जीपी मार्जिन रिड्यूस किया, क्योंकि सेल्स तो इंक्रीज हुई थी ना, देखें जीपी भी रिड्यूस किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रिड्यूस किया और इनका मार्जिन भी रिड्यूस कर गया। मार्जिन रिड्यूस करने के रीजंस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए होंगे, उसके रीज़न जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स में जाके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के जो नोट्स हैं, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये इनके नोट्स हैं, नीचे आप नोट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहाँ जाकर रीजन ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन सा हेड्स जो हैं वो इंक्रीज हुए जिसकी वजह से इसका मार्जिन जो है रिड्यूस कर गया। एक्चुअल में तो जब देखें जब सेल इंक्रीज हुई है तो मार्जिन को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये डिक्रीज इस वजह से हुआ है कि एक्सपेंस जो हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है, अगर लेट्स सपोज सेल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंस में 10% का सेल इंक्रीज नहीं हुआ, वो 12, 13, 14% का इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा प्रोपोर्शनेट उसमें चेंज आया, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस कर गया। तो वो उसकी भी रीजंस जो हैं वो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो पहले से ज़्यादा रेशो से इंक्रीज हो गए हैं, तो उनकी वजह से जो है वो इनका जो जीपी मार्जिन है वो रिड्यूस कर गया। थर्ड रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है ये क्या है, ये इसको जो है नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं, और जो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है इसको हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन भी कहते हैं। तो अगर कोई कंपनीज जो हैं वो नेट प्रॉफिट लिखती हैं और काफ़ी सारी कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन लिखती हैं, बोथ आर सेम, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेट प्रॉफिट आप देखें, हम पहले जीपी की बात की, फिर हमने नेट प्रॉफिट की बात की, ऑपरेटिंग की बात की, अब हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं अगेन अटक रिफाइनरी की इनकम स्टेटमेंट को ओपन करूं तो मैंने आपको कहा था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन होता है, इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कोई फाइनेंस इनकम है वो ऐड होती है, कोई फाइनेंस कॉस्ट है तो वो लेस होती है, कोई और चार्जेस हैं आपके पास वो उसमें उसके एडजस्टमेंट होने के बाद आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आता है, इसमें से टैक्सेस की जो प्रोविजनिंग है वो माइनस की जाती है, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है जिसको हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं। तो ये जो है ये होता है फाइनल प्रॉफिट जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होना होता है शेयर होल्डर्स में। एक्सपेंसेस भी ख़त्म हो गए, कॉस्ट भी ख़त्म हो गई, फाइनेंस कॉस्ट भी ख़त्म हो गई और आपने टैक्सेस भी पे कर दिए, आपने सारी इधर इनकम भी ऐड कर दी, तो ये आपका जो टोटल जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो ये होता है जो किसी भी कंपनी के ऑनर्स में या उनके शेयर होल्डर्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपनी अपने सेल्स का कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है आफ्टर कंपनसेटिंग ऑल एक्सपेंसेस, कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्सेस। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। जी, नेट प्रॉफिट जो है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा, ये जो है नेट प्रॉफिट को हम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं और हम इसे अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये फर्दर कंपनीज के जो ऑनर्स हैं या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स भी कह सकते हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स भी कह सकते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय सेल्स भी आप इसको कह सकते हैं। तीनों जो हैं वो ठीक हैं। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब सेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए। ये अटक रिफाइनरी का नेट प्रॉफिट है 2019 का, ये इसका 2018 का है और ये पीएसओ का प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ये 2019 का है कंपैरिजन करने के लिए। तो ये इसका आ जाएगा
एनपी मार्जिन। एनपी मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। जी, अटक रिफाइनरी का जो 2018 का नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो था 2.61%, जो कि रिड्यूस कर गया 2019 में 1.54%। कंपैरेटिवली कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई, तो रूल तो ये होता है कि जब सेल्स इंक्रीज होती हैं तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन बीच दरमियान में बहुत सारे हेड्स होते हैं, कॉस्ट होता है, एक्सपेंस होता है, फाइनेंस कॉस्ट होती है और टैक्सेस होते हैं। हो सकता है इस साल 2019 में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया हो, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस कर गया हो सकता है इस साल कंपनी ने कुछ ज़्यादा फंडिंग ले लिया जिसमें उनको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी हो, जिसकी वजह से उनकी जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो रिड्यूस कर गई हो सकता है कंपनी के कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो लाइक एक्सपेंसेस वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए हों। तो देयर आर सेवरल रीजंस जो उस पर बाद में फाइंड आउट की जा सकती है नीचे नोट्स में से। तो इसको जब मैंने पिछले साल से कंपैरिजन किया, तो जब आप कोई भी आपकी लेट्स सपोज अटक रिफाइनरी ने आपको रिक्वेस्ट की और आप किसी कंपनी में बैठे हैं और आप उनके लोन मैनेजर हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी की जो ऑल्दो सेल्स तो इंक्रीज हुई हैं लेकिन कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स गिर गए हैं। तो आप कॉन्शियस हो गए क्यों गिरे हैं? क्या इस कंपनी ने ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा ली हुई है? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें से हम अपने फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट आता है ना, टैक्सेस। आप देखते हैं कि क्या कंपनी ने ऑलरेडी लोन लिया है जिस पे कंपनी हायर टैक्स इंटरेस्ट पे कर रही है, या कोई टैक्सेस में इशू आया है, या कंपनी के एक्सपेंसेस चेंज हो गए हैं, कॉस्ट चेंज हो गई है। तो आपको यहाँ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के ऑल्दो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस कर गए हैं। तो यहाँ पे एज ए क्रेडिट मैनेजर, एज ए लोन मैनेजर या एज ए लाइक फाइनेंस मैनेजर, जब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप इस कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जब मार्जिन्स कम होंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट्स भी कम मिलेंगे ना, तो आप उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर इस कंपनी की परफॉर्मेंस ये थी, नेक्स्ट ईयर रिड्यूस कर गई, इससे नेक्स्ट ईयर क्या होगी? क्या ये और रिड्यूस कर जाएंगे? क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? क्या मैं इस कंपनी को लोन दूं या ना दूं? क्या ये कंपनी मेरे इंटरेस्ट को मुझे इंटरेस्ट पे बैक करेगी और मेरी ओरिजिनल अमाउंट पे करने के लाइक कैपेबल होगी कि नहीं होगी? इसी तरह से आप 5, 7, 10 सालों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक ट्रेंड देखते हैं कि ओवर द 5 ईयर्स, ओवर द 10 ईयर्स इस कंपनी का क्या ट्रेंड आ रहा है। हो सकता है कंपनी के जो रेशियोज हैं 2017 में इससे कम हो, आप ये देखते हैं कि अच्छा ये इंक्रीज करके फिर रिड्यूस करके, इट मीन्स कि इस कंपनी में फ्लक्चुएशन रहती हैं। हो सकता है इस साल 2017 में अगर मैं जाऊँ तो इससे भी ज़्यादा हो, तो फिर आप ये देखते हैं कि 17 में ज़्यादा थे, 18 में रिड्यूस करके, 19 में रिड्यूस करके, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर भी कंपनी रिड्यूस करेगी। तो आपको कॉन्शियस होने की यहाँ पे जरूरत है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको उस कंपनी को लोनिंग फर्दर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, हमें लाइक रियल टर्म्स में तो हमें नज़र आ रहा होता है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई तो कंपनी तो ग्रो कर रही है। सब ये कहते हैं कि जब कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती हैं तो सब ये कहते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है क्योंकि उसकी सेल्स इंक्रीज हो गई। क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेल्स को इंक्रीज करना होता है? नहीं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। जबकि उसके मार्जिन्स की जब हम बात करते हैं वो तो रिड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही, या ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, या ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, किसकी वजह से कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी हो सकता है, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बताया, हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं तो 2018 में इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज चेंज हुई, रेट्स चेंज हुए, टैक्स रेट चेंज हुए, तो हो सकता है उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है। तो हमें समटाइम इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना होता है। जैसे जब मैं दो कंपनीज को कंपेयर कर रहा हूँ तो बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर या बीइंग ए लोन मैनेजर, आपने ये जज करना है कि क्या सिर्फ इसी कंपनी के मार्जिन्स कम हुए हैं या दूसरी कंपनी के भी कम हुए हैं। हो सकता है दूसरी कंपनी के मार्जिन्स कम ना हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये 2019
PSO का है और ये 2018 PSO का। अगर मैं PSO के जो है भी 2018 के नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करूं अगर, और यहाँ से मैं इसकी सेल्स जो है वो करता हूँ, तो देखें सेम ट्रेंड है। ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है। 2018 में अटक रिफाइनरी का मार्जिन ऑल्दो PSO से ज़्यादा था, और 2019 में अटक रिफाइनरी का मार्जिन भी रिड्यूस कर गया नेट प्रॉफिट, और सेम PSO का भी रिड्यूस कर गया। इट मीन्स कि ये ओवरऑल इम्पैक्ट है। इस तरह से आप और जो रिफाइनरीज कंपनीज हैं विद इन द सेम सेक्टर, जैसे शेल है या पाकिस्तान में और कोई कंपनीज काम कर रही हैं, या आप ग्लोबल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। कोई किसी और आप किसी भी आउटसाइड योर कंट्री आप कोई ग्लोबल फर्म उठाएं मल्टीनेशनल किसी और कंट्री की, उसके भी आप परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये इम्पैक्ट डोमेस्टिक इम्पैक्ट है या ये ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो फिर आप इस पर एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फिर आप ये हो सकता है कि आप उस सेक्टर में ही कॉन्शियस हो जाएं कि मुझे इस ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल ऑयल सेक्टर डिक्रीज कर रहा है। हो सकता है फिर आपको चेंज करना चाहिए, आप किसी IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस तरह से बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर आप सेक्टर की परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं, एक कंपनी की विद इन सेक्टर दूसरी कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये रेशियोज जो हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये जब आप बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में बैठे हों, जब आप लोनिंग साइड पे हों तब भी इम्पोर्टेंट है, जब आप नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में हो और आप इन्वेस्टमेंट साइड पे बैठे हों एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए CFO, तब भी ये इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, आपको समझ आई होगी। विल मीट यू शॉर्टली। जो नेक्स्ट 3 वीडियोज़ हैं वो मैं रेशियोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आई विल डिस्कस दीज रेशियोज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you and take care.